हाँ तो दोस्त, कैसे हो दोस्त? आज बात करेंगे अपन बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। स्टूडेंट, ये जो पार्ट है आपके, ये कंप्लीट हो जाएगा यूनिट फर्स्ट का पार्ट, वो भी ए। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे पार्ट नंबर बी, बायो एनर्जेटिक्स वाला, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी वाला, एडीपी टू एटीपी किस प्रकार से बनी, ठीक है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कैसे बना, एक फॉस्फेट यूनिट जुड़ी। अब देखिए स्टूडेंट, किस प्रकार से ये आपके माजरा है या मामला है। सबसे पहले अपन बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इससे पहले अपन न्यूक्लिक एसिड में दो इसके कंपोनेंट पढ़ चुके हैं, एक तो डीएनए, एक आरएनए। डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। 2 नंबर एपिमर कार्बन होता था ना रे, और उससे क्या होता था, पेंटोज वैल्यू होती थी, राइबोफ्यूरेनोज वो विभक्त होती थी, वो बीटा के रूप में। अब देखिए दोस्त, इसकी इंपॉर्टेंस स्टूडेंट डीएनए आरएनए की इंपॉर्टेंस लिखें और इसके अलग इंपॉर्टेंस लिखें। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब यहाँ पर देखिए, न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक इंफॉर्मेशन। न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, सबको पता है। स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, स्टोर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को यानी क्रोमोसोम को, और ये क्या है, ट्रांसपोर्ट भी करता है। डीएनए आरएनए होते हैं स्टूडेंट। न्यूक्लिक एसिड में मॉलिक्यूल म्यूटेशन प्रेजेंट होता है। न्यूक्लिक एसिड में मॉलिक्यूल म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब है उत्परिवर्तन, यानी उत्परिवर्तन यानी अगर कोई पार्ट भी जरूरी है तो वो नया बना देगा, अगर उसकी जरूरत नहीं है तो हटा देगा। म्यूटेशन का तो मतलब यही होता है। लेमार्क ने भी तो दिया था उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत, वैसे ही है ये। सेल डिवीजन में न्यूक्लिक एसिड चेन डुप्लीकेट होकर, यानी सेल डिवीजन होती है, क्रोमोसोम बनते हैं, डुप्लीकेट होकर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एमिनो एसिड प्लेसिंग में हेल्प करते हैं। एक मैंने बताया, एक सेल में 20 प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं स्टूडेंट। उसमें आवश्यक अनावश्यक इसी प्रकार से आ जाते हैं। वो क्या होते हैं, एक प्लेस में होते हैं, जैसे ग्लाइसिन कहाँ आ गया, ग्लूटामिन कहाँ आ गया स्टूडेंट, मिथ्योनिन कहाँ आ गया, ठीक है। इस प्रकार से एस्पार्टिक एमिनो एसिड कहाँ आ गया, इस प्रकार से होते हैं स्टूडेंट। ये क्या होते हैं, सीक्वेंस में फिट हो जाते हैं, यानी एक डीएनए में फिट हो जाते हैं। एक डीएनए की बात करें तो अपन 20 एमिनो एसिड की, तो यहाँ पर फिट हो जाएंगे तो डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन में हेल्प करेंगे। बात डीएनए वाली है। न्यूली सिंथेसाइज्ड यानी नया बना स्टैंड में पेरेंट स्टैंड के ओरिजिनल कंप्लीमेंट स्टैंड की तरह न्यूक्लियोटाइड स्टैंड भी पाया जाता है। ये कह रहा है जिस प्रकार से डीएनए में ए का टी है, एडेनिन का थाइमिन बेस है, उसी प्रकार से क्या है स्टूडेंट, जो नया सिंथेसाइज्ड डीएनए बना है या नया सिंथेसाइज्ड न्यूक्लिक एसिड है, जो उससे पहले पुराना था उसका पूरक पाया जाएगा, उससे भिन्न पाया जाएगा, ठीक है। ये बोला न्यूली सिंथेसाइज्ड स्टैंड में पेरेंट स्टैंड के ओरिजिनल कंप्लीमेंट्री स्टैंड की तरह न्यूक्लियोसाइड स्टैंड भी पाया जाता है। जिस प्रकार से डीएनए है, 2 कुंडलिन पाए जाते हैं, एक 5 डेज से 3 डेज, एक 3 डेज टू 5 डेज, उसी प्रकार से न्यूक्लिक एसिड में भी क्या पाया जाता है, डीएनए की तरह ही क्या पाया जाता है, एक उसकी प्रतिकृति पाई जाती है या रेप्लिकेटेड पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में आरएनए का कार्य है, राइबोसोम में प्रोटीन के सिंथेसिस में टेम्पलेट का कार्य करता है। न्यूक्लिक एसिड क्या करता है, साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम ट्रांसपोर्ट होते हैं साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। तो स्टूडेंट जो ये कार्य कर रहा है, उसी प्रकार का कार्य क्या कर रहा है, इसमें हेल्प कौन करता है, न्यूक्लिक एसिड हेल्प करता है या न्यूक्लिक एसिड ही हेल्प करता है कि किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट आसानी से हो, आ भी सके और जा भी सके साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में। प्रोटीन में आरएनए, राइबोसोमल आरएनए व टीआरएनए भी इन्वॉल्व सिंथेसिस होते हैं। प्रोटीन में आपने पढ़ा था, प्रोटीन की क्रिया में आरएनए जिसकी अपने यूनिट पढ़ी है 30H 28S 5.8S, ठीक है। उसमें कौन सी थी, 40S आरएनए की यूनिट थी, 5S 5.8 और 28, ठीक है। वो 60 और 80 प्रकार का आरएनए पढ़ा था हमने, 70 प्रकार का। तो प्रोटीन में आरएनए और टीआरएनए इन्वॉल्व होता है, तो इस प्रकार में भी न्यूक्लिक एसिड की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक ये है ऑल सेल एनर्जी एक्सचेंज की, जो भी सेल एनर्जी है यानी जो सेल की एनर्जी है वो एक्सचेंज होती है
बायोकेमिकल यूनिट फॉस्फेट के यानी एटीपी है, मेनली सोर्स एनर्जी का एटीपी है। तो एटीपी में हेल्प कौन करता है एक फॉस्फेट ग्रुप को जुड़ने में? न्यूक्लिक एसिड हेल्प करता है स्टूडेंट। दो एडीपी अणु से क्या जुड़ जाए? एक फॉस्फेरस अणु जुड़ जाए तो वो किसका निर्माण कर ले? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एटीपी बना ले। तो ये हो गया स्टूडेंट आपके पार्ट नंबर 1 कंप्लीट। इसके बाद में इसमें पढ़ाऊंगा हम आपको बायो एनर्जेटिक्स। इसका जनरल इंट्रोडक्शन दे देंगे, देखिए। हाँ तो स्टूडेंट अब देखिए बायो एनर्जेटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स यानी बायो यानी कौन सा होता है? बायोलॉजी में क्या क्या आता है स्टूडेंट? प्लांट भी आते हैं, एनिमल भी आते हैं। उसमें एनर्जी की जो ट्रांसडक्शन की प्रोसेस होती है उसे बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स एंट्रोपी पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स के दोनों लॉ बताऊंगा इसमें, और अपने इसमें एंथैल्पी पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में प्रोसेस पढ़ेंगे, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक किस प्रकार से होगी, क्योंकि इसमें दो टॉपिक है, थर्मोडायनेमिक्स और बायो एनर्जेटिक्स। आता है स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपके सी सेक्शन में आया हुआ है 2019 में। तो देखिए स्टूडेंट बायो एनर्जेटिक्स लिविंग सेल में होने वाली एनर्जी ट्रांसडक्शन मतलब एक प्रकार से ट्रांसफर मान सकते हैं, आना और जाना दोनों, ठीक है। लिविंग सेल में होने वाली एनर्जी ट्रांसडक्शन की क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक स्टडी होती है जो एनर्जी ट्रांसडक्शन की, तो उसे क्या कहते हैं अपन? बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन यानी बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो उसमें हीट होगी तो थर्मोडायनेमिक्स का केस आएगा। ओबे द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसकी पालना करते हैं? थर्मोडायनेमिक्स की पालन करते हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट लॉ तो बच्चों को पता होता है कि एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, कांस्टेंट रहती है, जितनी दी उतनी आई लगभग बराबर ही रहती है यूनिवर्स में। सेकंड लगभग नहीं पता होता है। सेकंड ये कहता है स्टूडेंट एंट्रोपी की मात्रा इंक्रीज हो जाती है जब भी क्या होते हैं वायुमंडल में, मान लीजिए एटमॉस्फेयर में केमिकल और फिजिकल चेंजेस होते हैं। बायोलॉजिकल एनर्जी है दो प्रकार का। फर्स्ट लॉ स्टूडेंट FLOT भी कहते हैं शॉर्ट टर्म से, एनर्जी कन्वर्जेशन लॉ भी कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम भी बोलते हैं। एनर्जी कन्वर्जेशन प्रिंसिपल एनी फिजिकल चेंजेस यानी जब भी कोई भी फिजिकल चेंजेस होता है के लिए यूनिवर्स की बात करें, सॉरी एटमॉस्फेयर नहीं आएगा, यूनिवर्स आएगा, में टोटल अमाउंट कांस्टेंट रहती है, यानी जितनी दो उतनी मिलेगी और कांस्टेंट हो जाएगी पर्टिकुलर वैल्यू। सेकंड लॉ क्या कहता है? ऑल नेचुरल प्रोसेस यूनिवर्स में, यानी जो भी नेचुरल प्रोसेस होती है, जो प्राकृतिक प्रोसेस होती है, उसमें एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है, ठीक है। जैसे रबड़ का बनना, यानी एंट्रोपी का मतलब ये समझ सकते हैं अणु की अवस्था, ठीक है। अणु है एक पर्टिकुलर वे में ना होकर फैल जाए, पर्टिकुलर उसका आयतन ना रहे, वो होता है एंट्रोपी। सेकंड लॉ क्या है? इसमें देखिए स्टूडेंट इसको समझा भी रखा है। रिएक्टिंग सिस्टम है, मैटर कलेक्शन होता है, आइसोलेटेड सिस्टम पड़ा हुआ स्टूडेंट, इसमें ना तो एनर्जी एक्सचेंज होती है ना इसमें क्या होता है ट्रांसफर होता है मैटर का, दोनों में कांस्टेंट रहती है। सराउंडिंग यूनिवर्स इसके बाहर होता है, तो कोई भी एनर्जी है रिएक्टिंग सिस्टम में मैटर कलेक्शन होता है, तो यह या तो एक ऑर्गेनिज्म में हो सकता है या इसके लिए दो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से बता रहा है कि जो नेचुरल केमिकल प्रोसेस हो रही है मान लीजिए इसमें, तो क्या होगी एंट्रोपी इसमें इंक्रीज हो जाएगी, अवस्था बढ़ जाएगी अणु की। तो ये हो गया सेकंड लॉ। अब सेकंड लॉ में अपने ये तो पढ़ लिए, अब इसके बाद सेकंड लॉ में थर्मोडायनेमिक्स की टर्म और पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जैसे एंट्रोपी पढ़ेंगे, गिव्स फ्री एनर्जी पढ़ेंगे, एंथैल्पी पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे स्टूडेंट अपन इसके बाद में, ठीक है गाइस। अब इसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, उसमें अपन पढ़ के आएंगे और ये इसके टर्म लिखेंगे, ठीक है। तो इसके टर्म लिखेंगे और इसका संबंध लिखेंगे स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट स्टूडेंट ये। ओके गाइस बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। बताइए लेक्चर कैसा लगा आपको।